Hi friends. So we have completed the first part of the chapter, that's units. उसके बारे में लास्ट में हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा था. प्रीफिक्सेस के साथ उसके साथ लिंक सम्स किए थे. Hope you found yourself comfortable in those sums. We have removed your doubts also. Now those type of sums can be asked in MCQ only. After that, after question 8, the prefix table, there is one box given. Now this box has some extra conversions which are not frequently used, but it's good to remember them. खास ध्यान रखें, ये बॉक्स का मटेरियल स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा. बराबर है. दिस जस्ट some extra conversions given regarding length, regarding time. Okay, and one more special which I would like to mention specifically is for speed or velocity. ये स्पीड या वेलोसिटी के लिए हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मली एज पर एसआई यूनिट सिस्टम इट इज मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो मीटर पर सेकंड. पर हम यूजुअली इसे किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं. हमारा व्हीकल हमें किलोमीटर पर आवर देता है स्पीड के लिए. तो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड. तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 हो गया. 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड. टाइम के कन्वर्जन के केस में देखा था. इसको सिंप्लीफाई करके कम आउट टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. यानी 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो हमें स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम के हिसाब से वी हैव टू टेक मीटर पर सेकेंड एज अ यूनिट. तो व्हाइल कैलकुलेशंस इन द फॉर्मूला वी हैव टू यूज द वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड, नॉट किलोमीटर पर आवर. तो ऐसे केस में क्या करेंगे अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो चाहिए हमें मीटर पर सेकंड में, पर हमारा पेपर सेट हमेशा हमको किलोमीटर पर आवर में देगा जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए. तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5/18. ये याद रखना, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5/18. एंड अगर उल्टा जाने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए 5/18 से. ओके, सो दैट्स द थिंग. कन्वर्जन्स को इस तरह से लेना है. कुछ एक कन्वर्जन जो स्पेसिफिकली दिए तो लाइट ईयर का कन्वर्जन दिया हुआ है. लाइट ईयर मींस टाइम नहीं, पर लाइट ईयर इज फॉर डिस्टेंस. ये कंफ्यूजिंग है, इसे खास मेंशन कर रहा हूँ. लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, शोज दैट हाउ मच डिस्टेंस द लाइट कवर इन 1 ईयर. एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट्स कॉल्ड लाइट ईयर. वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस कॉल्ड बी स्पीड इनटू टाइम. लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना, 1 ईयर. 1 ईयर यानी 365 डेज. हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 3600 सेकेंड. इतना मीटर डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस लाइट कवर करता है एक साल में, एंड दैट्स कॉल्ड 1 लाइट ईयर. सिमिलरली 1 पार्सेक एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड. ओके, एक और खास मेंशन करना है लेंथ के लिए, एंगस्ट्रॉम. इट्स कॉल्ड एंगस्ट्रॉम. ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर. ये स्पेसिफिकली कहाँ पे यूज होता है, तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट इज मेनली यूज्ड इन वेवलेंथ्स. वेवलेंथ्स मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. बाकी और कहीं इसका ज्यादा यूजेज नहीं है. एंगस्ट्रॉम को लिखते खास ध्यान रखें, इट इज नॉट 8 डिग्री. खास ध्यान रखें, इट इज एंगस्ट्रॉम. यू हैव टू पुट द सर्कल टचिंग टू ए एट द टॉप. ये सिंबल ध्यान रखना, मैं पहले बोला था सिंबल्स हैव टू बी वेरी मच केयरफुल. एंड याद रखें, इसे ज्यादातर पब्लिक इसको आर्मस्ट्रॉन्ग बोलती है. इट्स नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग. बी केयरफुल, इट्स अ रॉन्ग यूजेज. इट इज एंगस्ट्रॉम. बीइंग English students of science, please use proper words. Okay, so that is regarding the box below the prefix table. Remember it, it's not much important as per exam point of view, पर हमें साथ में तैयार रखने का, ताकि in case of emergency we can go into it. अगर उसमें कोई डाउट लगे तो just give me a call और मैसेज में. अब चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे. सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में वी सॉ यूनिट्स. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, यूनिट्स के बारे में. उसमें इंट्रोड्यूस किया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज हियर. फिजिकल क्वांटिटीज में भी फंडामेंटल हमने लिया मास, लेंथ एंड टाइम. 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम. इसी के बारे में डिस्कस किया हमने ज्यादा. अब इनके मेजरमेंट की बातें करेंगे, इन क्वांटिटीज को मेजर करने के बारे में बात करेंगे. आगे जो बात करते हैं यूनिट्स की थी, अभी इनको मेजर करने के लिए. तो सबसे पहले लेते हैं टाइम. वीडियो को पॉज करें,
Go to question number 14 and 15. Sorry, 15 and 16. 15 and 16. Read them and return back. Read them and then replay. ना टाइम को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, तो एज पर द वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग इवॉल्व फ्रॉम द एप मैन। तो ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले टाइम को मेजर कैसे किया, तो वो देखते थे सूरज को। सूरज टॉप पे है, सूरज यहां से होगा, सनराइज, सनसेट एंड सन एट द टॉप। तो ये पूरा सनराइज से सनसेट यानी डे टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया। ये टॉप पर से, टॉप को बोल दिया नून, ये बिफोर नून, ये आफ्टरनून हो गया। यहां से राइज हुआ, यू सेट होता है, तो नून, बिफोर नून, आफ्टरनून, बस उतना ही कॉन्सेप्ट था, उससे ज्यादा नहीं था। फिर बाद में पर्सन ने आइडेंटिफाई किया खुद के शेडो को। जब सनराइज होता है शेडो ये बाजू बड़े से छोटा होता जाता है, एग्जैक्ट दोपहर को एट नून एट 0 इन लेंथ। फिर इस तरफ चालू अदर साइड द शेडो इंक्रीजेस इन लेंथ। तो उन्होंने देखा कि सन के साथ साथ में शेडो की साइज बदल रही है, तो उन्हें शेडो की साइज को मार्क करके आवर का कॉन्सेप्ट दिया। तो दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग यूज्ड टू मेजर टाइम बेस्ड ऑन द शेडोज। इसी का एक आपको एग्जांपल, इसी का एक आपको देखने को मिलेगा इन जंतर मंतर। व्हेन यू विजिट जयपुर और दिल्ली यू विल फाइंड जंतर मंतर देयर। इन जंतर मंतर देयर इज अ सन डायल। सन डायल में क्या होता है, एक सर्कल के ऊपर डंडा रखा हुआ है जिसके शेडो के बेस पर से टाइम मेजर किया जाता है। You will be surprised to know that 400-500 years back, the people had so much powerful architectural concepts that they could create a clock using just a shadow. इतना पावरफुल था, पर टाइम मेजर करने के लिए शेडो का उस टाइम पे यूज हुआ। कहानी आगे चली, ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस एंड उसने सैंड क्लॉक बनाया। सैंड क्लॉक यानी क्या, 1 आवर का एक ग्लास होता है, आवर ग्लास, जिसके अंदर सैंड भरी होती है। सैंड goes from one section to another section, it takes 1 hour for entire sand to come down। वो पूरा सैंड नीचे आगे के लिए 1 कलाक हो गया, फिर वो घूम जाता है सैंड क्लॉक, फिर दूसरा कलाक, फिर सैंड क्लॉक घुमाया जाता है एंड सो ऑन। तो उसमें ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल था। फिर बाद में पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आया। पेंडुलम का कॉन्सेप्ट टिक 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 टिक, उसके ऊपर से घड़ी क्रिएट की गई। पेंडुलम का पहले को सिंपल थ्रेड से बनाया, पर थ्रेड टूट जाती थी, इसलिए फिर उसके बाद मेटलिक वायर लिया। मेटलिक वायर फिर क्या होता है कि समर में इट एक्सपांड्स, विंटर में इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें भी टाइम में गड़बड़ होने लगी। तो फिर चेंज किया, उसको स्प्रिंग के बेस पर से लिया। स्प्रिंग की चाबी भराओ और फिर घड़ी चलेगी जब तक स्प्रिंग अनवाइंड हो तब तक। पर यार ये भी याद रखना पड़ेगा कि स्प्रिंग को बार बार वाइंड करना है क्लॉक को। ऐसे पुराने जमाने की घड़ी अगर देखी हो अपने दादा दादी के यहाँ होगी वॉल क्लॉक, उसमें वो ऊपर चाबी लेके स्प्रिंग वाइंड करते थे, वाइंड एंड अनवाइंड करते थे, तो उससे घड़ी चलती थी। ये भी गड़बड़ वाला केस हो गया। फिर आगे चले धीरे धीरे, अब जो चले वो सेल वाली घड़ी, क्वार्ट्ज क्लॉक, एंड अब तो ऑटोमेटिक घड़ियां भी आ गई जिसमें नो सेल आल्सो रिक्वायर्ड, इट वर्क्स ऑन द बॉडी टेम्परेचर एंड सो दिस हाउ द मेजरमेंट ऑफ टाइम इवॉल्व। अभी हम क्या करते हैं, टाइम को एक्यूरेट मेजर करने के लिए वी यूज एन एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक यानी क्या है, इट वर्क्स ऑन द बेस ऑफ एटम्स एट अ वेरी माइन्यूट साइज एंड गिव्स हाईली एक्यूरेट टाइम। एटॉमिक क्लॉक की डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते अभी, क्योंकि हमारे स्कोप के बहुत बाहर की बात है, ये हमारे लेवल के बहुत बाहर की बात है। हाँ, पर एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड टू गेट मोर एक्यूरेट टाइम। साइंटिस्ट नॉर्मली यूज एटॉमिक क्लॉक। इवन आवर IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इज बेस्ड ऑन एटॉमिक क्लॉक प्लेस्ड इन NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन दिल्ली। तो वहां पे रखे हुई घड़ी के अंदर वी गेट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड वहां पे यूज वो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है। इससे ज्यादा हम जानना हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ टाइम, कैसे मेजर किया गया टाइम को। नेक्स्ट हम चलते हैं मास के बारे में। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लें एंड देन रिटर्न बैक। नाउ मास यानी क्या, तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास। मास इज अ मटेरियल इनसाइड द बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर का जो मटेरियल है उसको मास बोलेंगे। मेजर ऑफ दैट मटेरियल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मास। देयर आर टू कॉन्सेप्ट, मास एंड वेट, जो हमको नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं। एज अ कॉमन मैन मास एंड वेट बोथ आर सेम, मास एंड वेट बोथ आर सेम एज पर कॉमन मैन, पर एज अ साइंस स्टूडेंट नो, इट इज नॉट द सेम। Mass is a content inside the body. It is a content inside the body. While weight is gravitational force acting on the body. Weight is gravitational force acting on the body. ये बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है उसका,
मेजर, एंड ये क्या है, बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो मेजर है, यानी दिस इज mg एंड दिस इज जस्ट सिंपली m. You can see the difference. This m and this mg. Mass into gravitational acceleration gives gravitational force acting on the body, and that's called the weight. Weight is actually a force, not a content. Content inside the body is called mass. इसको मेजर करेंगे हमेशा यूनिट न्यूटन में, इसको मेजर करते हैं किलोग्राम में. फर्दर मास इज अ प्योरली स्केलर वैल्यू. इसको कहीं पे भी ले जाओ, मास रिमेन्स द सेम. आप अर्थ पे इक्वेटर पे हो या पोल्स पे, या फिर go over to moon या go over to Jupiter or anywhere, your mass will remain the same, but weight will change with g. क्योंकि अर्थ पे g का वैल्यू इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पे अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, तो वेट विल डिफर. मास नहीं, मास तो वही का वही रहेगा. अब मैं यहाँ से अगर पोल्स पे चले जाऊं, इक्वेटर से पोल्स पे चले जाऊं, तो मेरे हाथ या पैर छोटे नहीं हो जाएंगे, बराबर है, कोई चीज कम नहीं हो जाएगी. या यहाँ से मून पे चले जाए तो वी फाइंड रिडक्शन इन आवर वेट, नॉट द मास. हम मून पे जाते हैं तो इट इज सेड दैट आप अगर यहाँ पे 1 फुट कूद सकते हैं तो मून पे 5 फुट कूद सकते हैं. क्यों? क्योंकि अपना वेट कम हो जाता है. वेट कम होता है, मास नहीं. मैं यहाँ से जब मून पे गया तो अपने 2 हाथ 2 पाँव यहाँ छोड़ के नहीं गया. मास डज नॉट रिड्यूस. तो मास एज इट इज, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिड्यूसेस, चेंजेस, एंड देयरफॉर वी फाइंड दैट वेट विल चेंज. तो वेट इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द पोजिशन वेयर यू आर, व्हाइल मास नो, मास विल रिमेन द सेम. ओके, तो मास इज द कंटेंट इनसाइड द बॉडी, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसलिए आपसे जब भी यूज करें, बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड मास एंड वेट. तो फिर हम लोग ये मास को मेजर कैसे करते हैं? तो वी मेजर इन बेस ऑफ वेट. हमारे अर्थ पे तो जी का वैल्यू स्टैंडर्ड है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मोर एग्जैक्टली बोले तो 9.8, पर ये कैलकुलेशन में थोड़ा तकलीफ वाला पड़ता है, इसलिए हम लोग राउंडेड वैल्यू 10 ले लेते हैं. तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ. इसमें हम क्या करते हैं? वी मेजर द मास बेस्ड ऑन द वेट. क्या करते हैं हम लोग? या तो वी यूज अ बैलेंस, फिजिकल बैलेंस. तो बोलेंगे फिजिकल बैलेंस क्या होता है? इट इज जस्ट अ तराजू जिसमें एक डंडी यूं होती है जिसको यहां से होल्ड करने का होता है. वन साइड वन पैन, अनदर साइड अनदर पैन. आपको इस पर्टिकुलर चीज का मास चाहिए, यू वांट मास ऑफ दिस थिंग, यू पुट वेट्स हियर. डंडी यूं नीचे ऊपर होती रहेगी, आप उसको बैलेंस करेंगे दोनों साइड. जब बैलेंस आएगा द रॉड विल बिकम हॉरिजॉन्टल. मतलब क्या हुआ? जितना वेट यहाँ लग रहा है, जितना वेट यहाँ लग रहा है, सपोज ये mg एंड ये m1g, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. तो व्हाट यू कैन से इज mg इज इक्वल टू m1g. g कैंसिल करिए क्योंकि दोनों तो सेम पोजीशन पे ही है, तो दैट इज g इज ऑलमोस्ट द सेम, तो g कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू m1. तो जितना मास यहाँ है वो कितना है? इतने वेट्स का मास इतना. तो दिस इज हाउ वी फाइंड द मास. सो मास वी फाइंड बाय बैलेंसिंग क्या? वेट. तो बेस्ड ऑन वेट वी फाइंड द मास. आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वजन कांटे पे खड़े रहते हैं. व्हाट इज दैट? देयर इज अ प्लेटफॉर्म, यू स्टैंड ओवर इट, देन देयर इज अ डिस्क व्हिच इज मूविंग. उधर लिखा इंस्ट्रक्शन, एज द डिस्क स्टॉप्स देन इंसर्ट द कॉइन. डिस्क घूमती रहेगी, रुक जाएगी, तब आपको अंदर 2 रुपए का सिक्का डालना है अंदर, एंड इमीडिएटली कार्ड बाहर आएगा जिसपे आपका मास लिखा होगा. व्हाट डज दैट डू? तो वो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये डिवाइस है, आप ये प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाते हैं एंड रुकते हैं जब तक वो डिस्क रुके. वो डिस्क क्या कर रहा है? तो आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं वो एक्चुअली एक शीट है जिसके नीचे एक स्प्रिंग बांधा हुआ है, लगाया हुआ है. आप जैसे खड़े थे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन पर से कितना वेट आपका लग रहा है वो फाइंड होता है mg. ये वेट के हिसाब से स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, वो कॉम्प्रेशन इज नोटेड एंड उसके ऊपर से वेट इज कैलकुलेटेड, एंड वो वेट को डिवाइड बाय 10 कर दिया, जो आएगा वो आपका मास है, एंड यहां से आपको कार्ड मिलेगा मास का. तो दैट्स हाउ द मास इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द वेट. इसलिए वेट का नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मास. बड़े बड़े मास के लिए तो बड़े बड़े वेट मालूम है आपको. बड़ी ट्रक हो तो बड़ा वे ब्रिज होता है. बाकी हम लोग हमारा मास ऐसे करते हैं, घर पे आपके वजन कांटा भी होगा, उससे भी यू रेगुलरली वे योरसेल्फ एंड फाइंड आउट योर मास. दिस इज अ शॉपकीपर्स नॉर्मली यूज. अब तो इलेक्ट्रॉनिक वे स्केल्स भी आ गए हैं. एंड इवन आप सोचोगे भाई हमें अगर माइन्यूट पार्टिकल का मास चाहिए तो क्या करेंगे? तो वहां पे वी यूज एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एटम के लेवल का मास फाइंड करने का. इवन देयर आर मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज फॉर फाइंडिंग द वेट्स ऑफ द प्लैनेट्स. क्या बात है? जुपिटर का मास फाइंड करना हो तो क्या करोगे? जुपिटर को ले जाके तराजू में एक बाजू रखने का, फिर वेट रखते जाओ. कर सकते हैं ऐसा? यार ये तो अपने यहाँ तो वेट कम पड़ते थे कि एक अर्थ रखो, 2 मून लगा के रखो एंड ये रखो. नहीं, ऐसा हो सकता है?
No, we cannot do that way. So what is done? Scientists use an estimation method. जुपिटर से आने वाले रेस को, रेडिएशंस को रिसीव किया जाता है, उसे एनालाइज करते हैं, उसके एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ, स्पेक्ट्रोग्राफ यानी स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ है जहां पे हर एक लाइन स्पेक्ट्रम की एक वैल्यू के साथ कनेक्ट होती है। वो स्पेक्ट्रोग्राफ से कंपेयर करते हैं वहां से आने वाले रेडिएशंस को, वो रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को कंपेयर करते हैं, उसके ऊपर से एस्टिमेट किया जाता है कि वहां पे क्या क्या चीज होगी, तो उसका एस्टिमेटेड मास कितना होगा। द एस्टिमेशन ऑफ मास इज डन यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग मास। इससे ज्यादा हमें जानना जरूरी नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, दैट्स रिगार्डिंग मास। अब तीसरा रहता है लेंथ। अगले लेक्चर में हम लोग लेंथ की बातें